नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अरबी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों को 2 दिन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की 2 दिन पढ़ाया था। आज उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, सवाल नंबर 1 है। पांच मजदूरों की मजदूरी। ऑप्शन नंबर 24 है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। कितना है? 1250 रुपये। तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? बताइए। 5 मजदूरों की मजदूरी दी गई है। 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है? 1250 है। कितनी है? 1250। तो 8 मजदूरों की मजदूरी बताइए। बताइए आप लोग। देखिए, दिया है 5 मजदूरों की मजदूरी। 5 मजदूरों 5 मजदूरों की मजदूरी। 5 मजदूरों की मजदूरी कितना दिया है? 1250 रुपये। कितना दिया है? 1250 रुपये। कितना दिया है? 1250 रुपये। तो एक मजदूरों की मजदूरी निकालिए आप लोग। एक मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? तो निकालिए एक मजदूरों की मजदूरी। एक मजदूरों या मजदूर की मजदूरी कितना होगा? बताइए। अभी अगर पूछ लेगा आपसे कि 10 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा? बताइए आप लोग। एक एक कलम का मूल्य कितना होगा? 50 रुपया है। तो 1 कलम का मूल्य होगा 50/100। 50/100 मतलब 5 रुपया होगा। कितना होगा? 5 रुपया। उसी प्रकार यहाँ होगा। एक मजदूरों की मजदूरी कितना होगा? 1250 बटे यहाँ कितना है? 5 है। तो 5 हो जाएगा। तो एक मजदूर की मजदूरी निकलेगी। कितना निकलेगी? काटिए आप लोग। 5 से 5 एक बार जाएगा। 5 दूना 10, यहाँ 2 बचेगा। 5 पचे 25, यहाँ 0 बच जाएगा। मतलब 250 रुपये होगा। कितना होगा? 250 रुपये। मतलब एक मजदूर एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितना होगी? 250 रुपये होगा। उसके बाद हमें 8 मजदूरों की मजदूरी निकालना है। कितना? 8 मजदूरों की मजदूरी। बताइए 8 मजदूरों की मजदूरी कितना होगा? एक मजदूरों की मजदूरी है। तो 8 मजदूर 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? ये 250 है। कितना है? 250 है। एक लोगों की गुणे 8 मजदूरों को निकालना है तो 8 गुणे 8 कर दीजिए। करिए। कितना होगा? 8 शून्य शून्य 8 45 का 8 45 का 0, हाथ लगे 4। 8 दूना 16, 16 4 20। कितना होगा? 2000 रुपये। कितना होगा? 2000 रुपये होगा। कितना होगा? 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2000 रुपये। चलिए, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है, समानुपात में मध्य पदों का तथा बाह्य पदों का गुणनफल के मध्यक को क्या कहते हैं? मतलब जो इसका मध्य पद और बाह्य पद, इसमें क्या, मतलब इसके मध्यक को क्या कहते हैं? बताइए, इसमें क्या संबंध होता है? वही इसमें संबंध पूछा है। मध्य पद और बाह्य पद। पहले देखिए, समानुपात में कितने पद होते हैं आप लोग बताइए। जो समानुपात होता है, समानुपात समानुपात में 4 पद होते हैं। कितने होते हैं? 4 पद होते हैं। जैसे देखिए,
P अनुपाते Q अनुपाते समानुपाते समानुपाते R अनुपाते यस। देखिए यही समानुपात होता है। इसमें देखिए कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। अब इसी को पूछा है मध्य पदों, मध्य पद कौन सा है बताइए, मध्य पद कौन सा है? मध्य पद देखिए ये दोनों है, ये क्या है, ये मध्य पद है। क्या है? मध्य पद। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है वाह्य पद। क्या है? वाह्य पद है। अब इस यही पूछा है मध्य पद तथा बाह्य पद के गुणनफल जो होते हैं। मध्य पद क्या है? P गुणे यस है। और वाह्य पद मध्य पद क्या, सॉरी वाह्य पद क्या है? P गुणे यस है। और वाह्य पद क्या है? Q और R है। इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, मतलब गुणनफल के मध्यक जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। देखिए लिखे हम, जो ए मध्यक होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, आ नंबर बराबर होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए समापाती में कितने पद होते हैं, अभी आप लोगों को हम बताए हैं। समापाती या समानुपाती, क्या कहते हैं? समानुपाती। समापाती या समानुपाती में कितने पद होते हैं? 8 होते हैं, 10 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। चलिए दूसरा देखते हैं। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपए है, यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपए है तो 7 किताबों का मूल्य क्या होगा बताइए। 6 किताबों का मूल्य 24 रुपए है तो 7 किताबों का मूल्य क्या होगा? देखिए 6 किताबों का मूल्य कितना है? 6 किताब का मूल्य कितना है? 24 रुपए है। कितना है? 24 रुपया। तो एक किताब का मूल्य निकालिए, पहले सवाल के जैसा एकदम है, पहले सवाल के जैसा एकदम है। तो एक बुक का मूल्य, एक बुक का मूल्य कितना होगा? 24/6, मतलब कितना होगा? 4 रुपए होगा। कितना होगा? 4 रुपए होगा। तो जब एक किताब का मूल्य 4 रुपए है तो 7 किताब का मूल्य कितना होगा? 7 किताब का मूल्य कितना होगा? 7 बुक्स का मूल्य होगा 4 गुणे 7 होगा। क्या होगा? 4 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28 रुपए। कितना होगा? 7 चौक 28 रुपए दा, 7 चौक 28 रुपए होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर 28 नंबर है। 2/3 की पावर 5 का परिणाम क्या होगा? 2/3 की पावर 5 का परिणाम क्या होगा? आ है 25/35, 2 की पावर 5। देखिए 2 की पावर है 5, 2 की पावर क्या है? 3 है। ओ 2/3 की पावर 5, मतलब इसको हम और कैसे रूप में लिख सकते हैं? यह 2 की पावर 5/3 की पावर 5, 25/35 लिख सकते हैं, 2/35 लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको हम देखते हैं। ये देखिए ये कोष्टक के अंदर है कि 2/3 की पावर 5। इसको हम जब कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, मतलब कोष्टक यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 5 अपान यहाँ है, मतलब ये इसका मतलब होता है कि 2 के ऊपर भी 5 है, मतलब 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है, मतलब ये दोनों के ऊपर जो पावर है वो 5 है। तो यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएगा, फिर अपान 3 की पावर
5 होगा, मतलब 2 की पावर भी 5 होगा अपन 3 की पावर 5 होगा। ऑप्शन नंबर ब। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 7/4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। बताइए क्या लिखा जा सकता है। 4/7 लिखा जा सकता है, 4/7 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 4/7 की पावर 2। इसका मतलब यह है 4/7 की पावर 2, कि 4/7 की पावर 3 लिखा जा सकता है, कि 4 की पावर 2/7 लिखा जा सकता है। बताइए आप लोग क्या लिखा जा सकता है। इसको देखिए हम, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ है यक्स गुणे यक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ यक्स की पावर 1 है, यहाँ यक्स की पावर 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक यक्स मतलब यक्स की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, यक्स की पावर 2। और कोई दूसरा देखिए, जैसे है ए की ए गुणे ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1 2 3, ए की पावर कितना है 3, इसको हम ए की पावर 3 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे है देखिए 4/7 यहाँ भी है, 4/7 यहाँ भी है, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे 4/7, लेकिन एक पावर इधर है इसका, एक पावर इधर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 की पावर 7 कोष्टक में पावर 2 हो जाएगा। क्या होगा, 4/7 कोष्टक में पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर, बैंकों को बैंक के नाम से जाना जाता है। बताइए, बैंकों का बैंक, इसका मतलब क्या होता है, बैंकों का बैंक, इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, वही पूछा है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक को। किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक को। समझ में आया, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। चलिए दूसरा देखते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक है, बताइए राष्ट्रीयकृत बैंक है कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, दोनों है, कौन सा बताइए। देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब सब है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक भी है, और देखिए आ जाता है एसबीआई भी है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑफ इंडिया, इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मतलब बहुत सारे बैंक होते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। दूसरा देखिए, दूसरा है 32 नंबर है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, स्टेट बैंक को कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को कहते हैं, रिजर्व बैंक को कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए। अभी इसको बताएं हम, केंद्रीय बैंक को ही बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक को ही कहते हैं, मतलब इसे रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयव, जो समुच्चय के अवयव की संख्या बताइए। बताइए कितने, 9 और 12 के मध्य अभाज्य पूछा है। क्या पूछा है, अभाज्य समुच्चय के अवयव की संख्या कितनी होती है बताइए। जो समुच्चय होता है हमेशा मझले कोष्ठक में दर्शाया जाता है, समुच्चयों को, समुच्चयों की संख्या को, समुच्चयों की संख्या को मझले मतलब इस कोष्ठक में, इसी कोष्ठक के अंदर
दर्शाया जाता है, इसी कोष्ठक के अंदर दर्शाया जाता है। अब देखिए 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्या पूछा है। 9, 9 हुआ, 10, 11, 12, 9 और 12 के मध्य पूछा है। इसके मध्य कौन सी अभाज्य संख्या? 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से एवं स्वयं से घटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 9, देखिए 9 एक से, देखिए 9 भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, और खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 10 भी कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 कटेगा, 11 नहीं कटेगा। 12 कटेगा, 12 कटेगा जी। 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचेगा, एक। कितनी मतलब अवयवों की संख्या पूछा है, तो कितनी होगी? एक होगी, एक होगी। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, मझले कोष्ठक में 11 है, मतलब एक होगा। कितना होगा? एक। दूसरा देखिए, दूसरा है, यहाँ यहाँ फाई है। फाई, फाई किस समुच्चय को दर्शाता है? बताइए। एकल समुच्चय को दर्शाता है, रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, कि परिभाषित समुच्चय को, कि अपरिभाषित समुच्चय को? किसको दर्शाता है बताइए आप लोग। देखिए समुच्चय बहुत से प्रकार के होते हैं। जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय बहुत से प्रकार के होते हैं। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया रिक्त समुच्चय। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। दूसरा हो गया एकल समुच्चय। क्या? एकल, एकल समुच्चय हो गया। दूसरा हो गया एकल समुच्चय। तीसरा हो गया परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित हो गया। और चौथा हो गया अपरिमित। चौथा हो गया अपरिमित। मतलब बहुत से प्रकार के होते हैं, अभी और भी है। अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है? फाई, जो फाई होता है किस प्रकार का समुच्चय होता है? फाई, फाई रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? फाई रिक्त समुच्चय होता है। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। उसे 5 से डिनोट करते हैं। किससे? 5 से डिनोट करते हैं। रिक्त समुच्चय होता है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अभी देखिए बताए हैं, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। रिक्त कहते हैं कि अपरिभाषित, अपरिभाषित भी पूर्ण समुच्चय कहते हैं। देखिए ये तो समुच्चय है नहीं, ये भी नहीं है, पूर्ण समुच्चय होता ही नहीं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा वाला बताइए आप लोग। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? बताइए। 2 वर्ष का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? बताइए आप लोग। चलिए देखिए
ये 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज, मतलब पी बराबर कितना है, पी मतलब मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन, मूलधन, मूलधन मतलब इसे पी कहते हैं। इसका मान कितना है, 2,000 रुपये दिया है। कितना है, 2,000 रुपये। 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, दर मतलब कितना दिया है, दर जिसे आर से डिनोट करते हैं, 10% कितना दिया है, दिया है 5%, कितना दिया है, 5% दिया है। कितना है, 5%। और क्या दिया है, वर्ष दिया है, मतलब समय, क्या है, समय कितना है, 2 वर्ष। समय क्या है, 2 वर्ष। अब लगाइए एक सूत्र, अभी कल बताए थे हम। साधारण ब्याज क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, मतलब सरल ब्याज या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे दर होता है, गुणे समय होता है, बटे 100। क्या होता है, मूलधन होता है, गुणे दर होता है, गुणे समय बटे 100 होता है। अब इसी पे रख दीजिए, मूलधन कितना है, 2,000 रुपये है, कितना है, 2,000। दर कितना है, 5% है, दर कितना है, 5% है। समय कितना है, समय है कितना, 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, बटे 100 कर दीजिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5×2 = 10, मतलब कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5 गुणे 2, 20×5 = 100, 100×2 कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये क्या आया, आप लोग बताइए। 200 रुपये क्या आया है, ये साधारण ब्याज आया है, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, 200 रुपये। साधारण ब्याज ही पूछा है ना, कितना होगा, 200 रुपये होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दिया है x 16:8 समानुपाते। देखिए इसी को कहते हैं समानुपाते, इसी को क्या कहते हैं, समानुपात। समानुपात, इसमें देखिए कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अभी आप लोगों को बताए थे ना कि समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं ना। चलिए वही देखिए, दिया है 16:8 समानुपात 18 अनुपाते यक्स। तो यक्स का मान क्या होगा बताइए, 16 होगा, 18 होगा, 9 होगा कि 2 होगा, क्या होगा। देखिए सूत्र यही है ना, बाह्य पद, क्या है, बाह्य, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतः पद का गुणनफल। बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या है बताइए, 16 और यक्स। देखिए ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, मतलब 16 गुणे यक्स हो जाएगा। कितना होगा, 16 गुणे यक्स होगा, 16 गुणे यक्स बराबर अंतः पद क्या है, अंतः पद कितना है, 8 है और 18 है, 8 और 18, मतलब 8 गुणे 18। इसको काटिए आप लोग, तो यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर होगा 8 गुणे 18 बटे 16 हो जाएगा, 8 गुणे 18 बटे 16 हो जाएगा। 8 से काटिए, 8 1 8, 8 दूना 16, 2 1 2, 2 9 18। ये यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर 9, कितना होगा, यक्स बराबर 9, ऑप्शन नंबर सा, यक्स बराबर 9। जो यक्स का मान होगा वो 9 होगा, कितना होगा, 9। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। वृत्त, वृत्त और चाप के चाप, वृत्त और जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बताइए आप लोग। एक वृत्त बनाइए आप लोग,
वृत्त, वृत्त है, अब कहा इसमें कि चाप और जीवा द्वारा, चाप किसे कहते हैं बताइए? जो यही वाला भाग है इसी को हम चाप कहते हैं, इसी को हम चाप कहते हैं। देखिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको हम ओ मान लीजिए। एक इसमें जीवा खींचिए, जीवा हो गया, जीवा का नाम क्या है? ए है और बी है, ए है और बी, जीवा ए बी है। अब पूछा है जीवा और चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, ये जीवा है, ए बी जीवा है, और जो यही है, यही ये वाला, यही चाप है, यही चाप है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम वृत्त खंड। एक वृत्त में दो वृत्त खंड होते हैं, एक वृत्त में कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं, लेकिन वृत्त खंड होते हैं, मतलब जो चाप और जीवा द्वारा घिरा होता है, सिर्फ दो ही होता है। एक देखिए, एक ये वाला हो गया, मतलब इधर देखिए, एक एक बड़ा वाला हो गया और एक छोटा वाला हो गया, एक छोटा वाला हो गया, मतलब ये ओ है, मतलब ए बी वाला हो गया, ए बी, ए मतलब ए वाला है, ए वाला, ए छोटा वाला हो गया और ए बड़ा वाला हो गया। मतलब क्या कहते हैं इसको? वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है 5xy प्लस 4xz प्लस 5x क्यू, 5xy प्लस 4xz प्लस 5x क्यू का एक सामान्य गुणनखंड होगा। गुणनखंड मतलब क्या होता है? सामान्य गुणनखंड। इसमें मतलब इसका क्या पूछा है? इसका महत्तम समापवर्तक, एक एक वजह से जान जान लीजिए, मासा पूछा है। मतलब इसमें से कौन सी, इस तीन पदों में से, इसे त्रिपदी व्यंजक भी कहते हैं हम। इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी व्यंजक। मतलब इन पदों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है? यक्स है कि 5 यक्स है कि 4 यक्स है कि यक्स वाई प्लस जेड है? बताइए क्या है, बताइए आप लोग। चल देखिए, यही है ना, 5xy प्लस 4xz प्लस 5x क्यू। क्या है? 5x क्यू है। इसमें बताइए क्या है जो तीनों में हो? देखिए यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी, मतलब ये यक्स जो होगा सब में होगा, यक्स सब में होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा? 4z बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा? इसमें क्या बचेगा? इसमें 5q बचेगा। तो देखिए यही यक्स जो है, यही इसका एक गुणनखंड है। एक ये गुणनखंड हो गया, और एक 5y प्लस 4z प्लस 5q हो गया। तो क्या है? ऑप्शन नंबर आ, यक्स होगा। क्या होगा? आ होगा, यक्स। दूसरा देखिए, किसी घनाभ के शीर्ष होती है, किसी घनाभ में कितने शीर्ष होती हैं आप लोग बताइए? किसी घनाभ में शीर्ष होती हैं, शीर्ष, इसको, इसे हम कोना भी कहते हैं, शीर्ष को हम कोना भी कहते हैं। चलिए देखिए घनाभ में क्या क्या होता है। घनाभ में देखिए कोना भी होता है। क्या होता है? घनाभ में कोना होता है, कोना, या इसे हम शीर्ष कहते हैं। सतह होता है। क्या होता है? सतह होता है। और क्या होता है? सतह होता है, उसकी भुजा होती है। क्या होती है? भुजा भी होती है। क्या होती है? उसकी भुजा भी होती है। देखिए यही तो है घन, घना पूछा ना,
यही तो है, लूडो लूडो वाला जो है वही तो है। देखिए इसमें कितना शीर्ष कितना होता है, शीर्ष किसे कहते हैं, इसी को एक शीर्ष। देखिए एक शीर्ष हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। शीर्षों की संख्या कितना हो गया, आठ हो गया। कितना हो गया, आठ हो गया। उसके बाद देखिए कितना, क्या पूछा, सतह, सतह कितना होगा बताइए। देखिए एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला, दो, एक देखिए बगल वाला और एक आगे वाला, तीन, एक देखिए पीछे वाला होगा और एक इधर साइड वाला। कितना हो गया, तीन तीन छः, सतह कितना होगा, छः होगा। अरे एक इधर होगा, एक बीच वाला होगा, एक आगे वाला होगा, एक नीचे वाला होगा, एक इधर वाला होगा, एक ये वाला होगा ना। एक दो तीन चार पाँच छः, सतह कितना होगा, छः होगा। अब भुजा कितनी होगी बताइए, भुजा बताइए कितनी होगी। भुजा देखिए, एक भुजा ए हो गई, एक ए वाला हो गया, एक ए हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला, ये भी, और एक देखिए बीच वाला पीछे वाला, एक ये आगे वाला हो गया, बगल वाला। कितना हो गया, बारह हो गया ना। भुजा कितनी हो गई, बारह हुई। चलिए दूसरा देखते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या होगी, बताइए परिमेय संख्या 3/5 कितना है, 3/5 से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3/5 से बड़ी है। 3/5 को हम दशमलव में बता दीजिए, दशमलव में हम बदल लेंगे, सबसे सही रहेगा। 3/5 को दशमलव में बदलिए। देखिए दशमलव बढ़ाएंगे एक, तो यहाँ जीरो जाएगा, पाँच छके 30। मतलब इसका दशमलव में मान क्या होगा, 3/5 का दशमलव मान क्या होगा, दशमलव 0.6 होगा। क्या होगा, 0.6 होगा। उसी प्रकार हम 4/10 को बदलेंगे, 4/10 को बदलेंगे, भाग कर दीजिए, 10 चौक, यहाँ सॉरी, यहाँ पहले दशमलव रहेगा, क्या रहेगा, दशमलव रहेगा। दशमलव बढ़ाइए, जीरो बढ़ेगा, 10 चौक 40। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0.4 होगा। इसका मान कितना होगा, 0.4। इसका मान क्या होगा, माइनस में है तो माइनस, इसका मान क्या होगा, -0.4 होगा। वही देखिए वही है, सिर्फ माइनस लगा है बस। 6/10 का मान क्या होगा, 6/10 को हम गुणा करेंगे, भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो जाएगा, 10 छक 60 होगा। कितना होगा, 0.06 होगा। क्या होगा, 0.06 होगा। 7/10 का क्या होगा, 7/10 का होगा, भाग दीजिए इसको 10 में 7 से, यहाँ दशमलव जीरो बढ़ाएंगे, 70, 10 सत्ते 70, मतलब यहाँ 0.7 होगा। क्या होगा, 0.7। और इधर देखिए ये क्या है, 5 छके 3/5 ना, तो ये किधर है, इसका मान मतलब 0.6 से जो बड़ा है, बड़ी परिमेय संख्या है। तो देखिए ये बराबर होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा, ये उससे छोटी है, ये उससे भी छोटी है, मतलब क्या होगा, 7/10 होगा। देखिए 0.7 बड़ी है, तो इसका मान क्या होगा, 7/10 होगा। क्या होगा, 7/10। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है x² + x + 1/4 का गुणनखंड क्या होगा। x² + x + 1/4 का गुणनखंड क्या होगा। x - 1/2 होगा, x + 1/2 होगा, x + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, x + 1/2 के होल स्क्वायर। ये क्या है, x - 1/2 के होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं हम। x² + x + 1/4, x² + 1/x, इसका गुणनखंड निकालिए, बताइए। देखिए हम, देखिए इसको हम लिखेंगे, ये किसका गुणनखंड होगा,
देखिए ये इसका गुणनखंड होगा, किसका होगा, एक्स प्लस 1/2 का। एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर हम करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अरे राम, ए प्लस बी का यही तो है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है ना। तो इसी पे तोड़िए इसको, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर है तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1/4 होगा। उसके बाद प्लस 2ab है, प्लस 2a का मान क्या है, एक्स है, गुणे एक्स गुणे बी का मान क्या है, 1/2 है, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस, या यहाँ देखिए एक्स ही बचेगा ना, तो एक्स बचेगा, या इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले लिख दीजिए, देखिए यहाँ यही तो आया है, एक्स को पहले लिख दीजिए, एक्स प्लस 1/4, यही तो आया है, क्या है, यही तो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, यही तो है ना। तो इसका मान क्या होगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अगर यहाँ इसका हम तोड़ेंगे, एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है √64, √64, अंडर रूट नहीं है, घनमूल है, क्या है, घनमूल, 64 का घनमूल मतलब मान क्या होगा, -64 है, क्या है, -64 का घनमूल क्या होगा, बताइए। देखिए घात 3 है, अंडर रूट के पहले क्या है, 3 है, मतलब ये घनमूल है, घनमूल इसका पूछा गया है, तो क्या होगा बताइए, यही तो है 64, इसी का मान पूछा है। 64 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 64 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हम 4 पहले पहले 2 से काटेंगे, क्या किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 2 16, 16 में 32, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 1 के 2, कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 ही बार है ना, 1 2 3 4। अब देखिए ये जोड़ा में आएगा, कितने में आएगा, जोड़ा में, लेकिन इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, 2 दूना 4 गुणे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणे, इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब घनमूल पूछा है, अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और घनमूल में अगर पूछा है, वो मतलब अगर 3 संख्या है, मतलब 3 संख्याएं गुणे के रूप में है तो एक संख्या बाहर निकलेगी, और वर्गमूल में अगर घनमूल अंडर रूट के अंदर अगर 2 संख्या है तो एक संख्या निकलेगी उनमें से, तो यहाँ से क्या निकलेगी, एक ही निकलेगी ना, 4 4 निकलेगा यहाँ, तो 64 का क्या होगा, घनमूल 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो क्या -4 होगा, क्या है, -4 होगा, वाह, माइनस। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 √8, तो √8 का मान क्या होगा बताइए, क्या है, का मान, का मान क्या होगा बताइए, ये 3 है, कितना है, 3 है, घनमूल में है, बताइए क्या होगा,
का घनमूल क्या होगा? मान मतलब घनमूल पूछा है। क्या है? घनमूल पूछा, बताइए क्या होगा। वैसे जैसे 64 का किए थे हम, वैसे इसको कर दीजिए। इसको करेंगे तो दो गुणे दो क्या होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 3 है, 3 मतलब एक बाहर आ जाएगा, क्या होगा? एक बाहर आ जाएगा, क्या होगा? 2 होगा, क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर द क्या होगा? 2 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 45 नंबर है। -4 की पावर 3, -4 की पावर 3 का मान क्या होगा? 64 होगा, -64 होगा, -16 होगा कि 16 होगा, क्या होगा बताइए। देखिए अगर यक्स की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? यक्स की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? यक्स का गुणा 3 बार, मतलब यक्स गुणे यक्स। अगर यक्स की पावर 3 है तो इसका मतलब होगा कि यक्स का गुणा 3 बार। अगर y की पावर अगर 5 है तो इसका क्या मतलब होगा? y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y, मतलब y का गुणा कितना बार? 5 बार। तो वो यही उसी तरह ये भी होगा, उसी तरह ये भी होगा। -4 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा? -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणा करिए। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, क्या होगा? 64 होगा। माइनस गुणे माइनस मतलब प्लस, प्लस गुणे माइनस मतलब माइनस, प्लस माइनस गुणे माइनस मतलब प्लस, प्लस गुणे माइनस मतलब माइनस, क्या होगा? -64, क्या होगा? -64 होगा। चलिए दूसरा देखिए। 64 है, कोष्टक में 0.1 कोष्टक बंद, पावर 3 का मान क्या होगा बताइए। है 0.1 की पावर 3 का मान पूछा है, बताइए। इसका मतलब अभी देखिए बताए हैं, जिसकी पावर जितनी बार है उतनी बार उससे गुणा होगा। इसकी पावर कितना है? 3 बार होगा, तो इसको गुणा करिए। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। अगर एक में अगर एक में एक से गुणा करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा? वही आएगा। तो एक में एक से गुणा करिए, कितना आएगा? एक आएगा, एक आएगा। लेकिन देखिए 1 2 3, मतलब 3 अंक पे दशमलव लगेगा, कितना लगेगा? 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ 3 अंक डालिए। 1 2 1 2 3, क्या होगा? 1 2 3 देखिए 3 ही अंक पे तो है। 1 2 3, इसका मान क्या होगा? 0.001, क्या होगा? 0.001, ऑप्शन नंबर आ 0.001। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 1/2 की पावर 2 का मान क्या होगा? 1/2 की पावर 2 का मान क्या होगा? चलिए 1/2 की पावर 2 का मान क्या होगा बताइए। 1/2 की पावर 2 का मान क्या होगा? यही तो है 1/2, 1/2 की पावर 2 है, यही तो है। इसका मतलब होगा एक का गुणा 2 बार, एक का गुणा 2 बार, 1 गुणे 1 बटे
2 × 2, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, में गुणा करेंगे एक ही आएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, मतलब 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर 1/4। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दिया था, बताइए। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दिया था। अभी आप लोगों को बताए हैं समुच्चय बहुत से प्रकार के होते हैं। समुच्चय बहुत से प्रकार के होते हैं। रिक्त समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है। समुच्चय बहुत से प्रकार का होता है। अभी आप लोगों को बताया है ना। चलिए देखिए, समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉर्ज कैल्टर ने दिया था। जॉर्ज कैंटर ने दिया था। जॉर्ज कैंटर। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1845 में, 1845 में अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के पिट्सबर्ग में हुआ था। अमेरिका के पिट्सबर्ग में हुआ था। ये जब 11 वर्ष के थे, ये जब वो 11 वर्ष के तो अपने माता पिता के साथ ही जर्मनी चले गए थे। ये जब 11 वर्ष के थे तो अपने माता पिता के साथ जर्मनी चले गए थे। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए अभी वही प्रश्न है, समुच्चय के कितने प्रकार के होते हैं। मतलब समुच्चय के प्रकार हैं, एकल समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। परिमित को सीमित कहते हैं या असीमित, मतलब दोनों एक ही है। सभी होता है, क्या होता है, सभी। समुच्चय ए, समुच्चय ए के अवयव, इसको हम क्या कहेंगे। अच्छा बताइए, जो मझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय में, जो मझले कोष्ठक के अंदर ये सब रहता है, एक्स वाई जेड, इसको क्या कहते हैं। इसको हम अवयव कहते हैं। अवयव क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। दिया है समुच्चय ए के अवयव, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 में समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगा, बताइए आप लोग, कितना होगा अवयव। देखिए अभी बताया ना, जो इसके अंदर मझले कोष्ठक के अंदर जो है वही अवयव सब, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, कितना है संख्या, 5 है। कितना है, 5 है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है समुच्चय जी। समुच्चय जी बराबर मझला कोष्ठक खाली में समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगा। बताइए समुच्चय की अवयवों की संख्या क्या होगा। मतलब जी बराबर दिया है, यही दिया है खाली, इसमें अवयव की संख्या क्या होगा, 0। इसमें देखिए कोई अवयव दिख रहा है, कोई अवयव नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें अवयव की संख्या क्या होगा, 0 होगा। अगर इसमें, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते। अगर हमें, अगर मझले कोष्ठक के अंदर कोई अवयव नहीं है तो उसको हम खाली छोड़ देते हैं, उसको हम 0 से डिनोट नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा, हाँ अगर पूछेगा इनमें अवयव की संख्या कितनी है, तो इसको हम 0 बताएंगे। कितना बताएंगे, 0 बताएंगे। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है समुच्चय, 52 नंबर है और लास्ट है, 52 नंबर और लास्ट। समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर मझला कोष्ठक 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 में कितने समुच्चय अवयव हैं। बताइए आप लोग।
बताइए। देखिए यहाँ एक दो तीन मतलब बहुत से, कितने हैं, अनंत है, डॉट डॉट मतलब अनंत है। इसमें समुच्चयों की अवयवों की संख्या कितनी है, अनंत होगी। इसमें कितनी होगी, अनंत होगी। अच्छा 60 अभी और आगे भी है। चलिए 53 नंबर देखिए आप लोग। 53 नंबर देखिए। 53 नंबर। बताइए आप लोग। 100 की एक वस्तु मतलब एक वस्तु है जिसकी दाम 100 रुपये है, उसे रुपये 125 की भाव से बेच देगी यह। मतलब एक वस्तु है जिसको 100 रुपये में खरीदा गया था, फिर उसको बाद में किसी भी वजह से उसको 125 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए उसका वास्तविक ब्याज दर मतलब उसे कितना परसेंट लाभ होगा। बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन भी गलत है। कितना होगा, ये इसको 20 बना लीजिए। इसको 20 बना लीजिए। इसको 25 बना लीजिए। इसको 15 बना लीजिए। कितना है बताइए, क्या होगा। 20% मान लीजिए इसको। इसको 15% मान लीजिए। इसको 25% मान लीजिए। बताइए आप लोग। दिया है 100 रुपए की एक वस्तु 125 रुपए की भाव से बिकती है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई है। खरीदी गई कितने में, 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए में। और बेची गई कितने में, 120 रुपए में। मतलब बेची गई 125 रुपए में। कितने में, 125 रुपए में। तो कितना लाभ हुआ बताइए हमें। बताइए, हम ही अगर कोई कलम 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसको हम 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसका उस पर हमें लाभ ही होगा ना कि हानि होगा, लाभ ही होगा। तो इसी प्रकार ये भी है। 100 रुपये में खरीदे हैं तो बेची गई 125 रुपये में, तो कितने का लाभ होगा, लाभ होगा 25 रुपये का। कितने का लाभ होगा, 125 माइनस 100। कितने का लाभ होगा, 125, सॉरी 25 रुपये का। का लाभ होगा, 25 रुपये का। लेकिन देखिए यहाँ परसेंट में सब दिया है, परसेंट में दिया है, परसेंट में निकालिए। लाभ परसेंट हो बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है, जो लाभ है लाभ लिखेंगे बटे, बटे क्या लिखेंगे, खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है गुणे 100। बताइए लाभ कितना हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ ना, 25 लिखेंगे बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए 100 रुपये है, 100 है गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 25% होगा। कितना होगा, 25% लाभ होगा। 25% लाभ होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, किस पे देता है, बचत खाते पर देता है कि आवर्ती जमा खाते पर देता है कि चालू खाते पर देता है कि अस्थाई जमा खाते पर देता है, किस पे देता है बताइए आप लोग। देखिए किस पे देता है, बैंक सर्वाधिक ब्याज किस पे देता है, ब्याज अस्थाई जमा खाते पर देता है। किस पे देता है, अस्थाई जमा खाते पर देता है। दूसरा देखिए, बैंक लाकर में रखे सामान की जानकारी होती है हमें। बताइए, अकाउंटेंट को, मैनेजर को, लाकर धारा को कि सिक्योरिटी को। बताइए आप लोग।
किसको होती है? बताइए आप लोग। लाकर धारा को होती है, अकाउंटेंट की होती है, मैनेजर की, किसको होती है? देखिए इसमें क्या होता है, लाकर धारक को होती है। किसको होती है? बैंक लाकर में रखे सामान की जानकारी। अब अभी आप लोग जब जाएंगे बैंक में, तो वहाँ मतलब अपना सामान जमा करेंगे, तो किसको होगी इसकी जानकारी? बैंक लाकर धारक को होगी। ये भी देखिए वही नंबर है। चेक के प्रकार, चेक कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। इसमें मतलब चेक के कौन कौन से प्रकार हैं वही पूछा है। देखिए आर्डर चेक भी होता है, वाहक चेक भी होता है, और क्रॉस चेक। ये सभी चेक के प्रकार होते हैं। ये मतलब सभी है। क्या है? सभी है। दूसरा देखिए, दूसरा है फर्मों के खाते कहलाते हैं। फर्मों के खाते क्या कहलाते हैं बताइए? आवर्ती खाते कहलाते हैं, कि सावधि खाते कहलाते हैं, कि बचत खाते कहलाते हैं, कि चालू खाते कहलाते हैं? बताइए। आवर्ती कहलाते हैं, कि सावधि कहलाते हैं, चालू कहलाते हैं, कि बचत कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए आप लोग। देखिए जो फर्मों के खाते कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? चालू खाते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालू खाते कहलाते हैं। और जो, चलिए जाने दीजिए, दूसरा देखिए। बचत खाता खोला जाता है, बचत खाता खोला जा सकता है मतलब ये संयुक्त नाम से, एक व्यक्ति के नाम से। संयुक्त मतलब जैसे, संयुक्त मतलब जैसे दो व्यक्ति, संयुक्त मतलब दो व्यक्ति। बताइए। देखिए जो खाते होते हैं बचत खाते, वो संयुक्त नाम से भी खुलता है, और एक व्यक्ति के नाम से, मतलब दोनों के नाम से खुलता है। मतलब आ और बा दोनों सही है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 121 रुपये हो जाएगा? इसमें देखिए किस मूलधन का, मतलब किस मूलधन का पूछा है, मतलब मिश्र धन पूछा है। ओ सॉरी, मूलधन पूछा है। मूलधन, मूलधन पूछा है। मूलधन को हम पी मान लेते हैं। मूलधन को, मूलधन को हम पी मान लेते हैं। दर क्या है? दर कितना है? 10% है। दर क्या है? 10% है। समय क्या है? समय, समय 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष है। समय है 2 वर्ष। मिश्र धन देखिए, इसमें मिश्र धन दिया है। क्या इसमें मिश्र धन दिया है? मिश्र धन कितना है? मिश्र धन कितना है? 121 रुपया। कितना है? 121 रुपया। अब देखिए एक सूत्र होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 के घात समय होता है, की घात समय होता है। देखिए मिश्र धन भी दिया है, दर भी दिया है, और समय भी दिया है। हमें क्या मालूम करना है? मूलधन, मूलधन मालूम करना है। मिश्र धन कितना दिया है? 121 रुपये। कितना दिया है? 121 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 121 बराबर मूलधन नहीं पता है, पी मान लीजिए आप। तो 1 प्लस दर कितना है? दर कितना है? दर है 10%। कितना है? 10%। 10/100। समय कितना है? 2 वर्ष है। इसी को हल कर दीजिए आप लोग। इसी को हल करिए, कितना होगा?
इसको मिटा दीजिए। इस ये लोग तो आप लिख लिए होंगे या याद कर लीजिए इसको, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ करिए कितना है, 121, 121 बराबर पी। इसको देखिए एक काट दीजिए, 0 से 0, 10 1 10 1 11, मतलब पी कोष्टक में 11 बटे सॉरी 10/11 की पावर 2, 10/11 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे हम, 121 पी गुणे 11, 10 गुणे 10 लिखेंगे कितना, ये 11/10 है, ये 11/10 ही होगा, 11/10। इसको 11 को हम क्या लिखें, 11/10 की पावर 2 है, तो 11 की पावर 11 को हम 2 से गुणा करें, मतलब 11 की पावर मतलब 2, मतलब 11 की गुणा 2 बार, गुणे 10 की गुणा 2 बार, बटे 10 की गुणा 2 बार। तो हो जाएगा 121 बराबर पी गुणे 11 गुणे 11 करेंगे कितना होगा, 121 होगा, 10 गुणे 10 करेंगे कितना होगा, 100 होगा। इधर देखिए ये बराबर है, गुणा का निशान है, तो इधर 121 से 121 कट जाएगा, तो इधर देखिए ये इधर चला जाएगा, त्रिया का गुणा हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 100 रुपये। पी बराबर कितना होगा, 100 रुपये होगा। क्या हो जाएगा, धन, जो मूलधन होगा क्या होगा, 100 रुपये होगा। वाह, कितना होगा, 100 रुपये। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, कोई धन, दूसरा और अंतिम, कोई धन 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, मतलब 1 वर्ष के लिए जाता है, यदि ब्याज प्रति त्रैमासिक दे हो, तो प्रति त्रैमासिक दर क्या होगी, बताइए, प्रति त्रैमासिक दर क्या होगी। बताइए आप लोग। यहाँ देखिए दर कितना है, दर बराबर है 16%, दर बराबर है 16%। अब यहाँ लिखा है इसमें कि 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, और जो है त्रैमासिक दिया जाता है। त्रैमासिक मतलब, त्रैमासिक मतलब, त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब क्या होगा, त्रैमासिक मतलब क्या होगा, त्रैमासिक मतलब होगा 3 महीने में, जो दर है वो 3 महीने पर लिया जाता है, मतलब जो दर है वो, दर जो है वो 3 3 महीने पर, मतलब 3 3 महीने पर लिया जाता है, महीने पर लिया जाता है, 3 3 महीने पर लिया जाता है। अगर जो दर है वो 3 3 महीने पर लिया जाएगा, तो 1 साल में कितनी बार लिया जाएगा, बताइए, जो 1 साल में दर लिया जाए कितनी बार लिया जाएगा, 1 साल मतलब, 1 साल मतलब 12 महीना, कितना होता है, 12 महीना होता है, 1 साल मतलब 12 महीना होता है, तो 3 3 महीने पर लिया जाता है, तो जो 3 महीने पर कितना लिया जाएगा, मतलब 1 साल में जो ब्याज की दर बनेगी, 1 साल में ब्याज की दर, 3 के 3 3 चौक 12, मतलब 4 रुपए की बनेगी, 4 रुपए की नहीं, मतलब 4% की बनेगी, मतलब 4 महीने, मतलब 4 बार लिया जाएगा, क्या, 4 बार लिया जाएगा। अगर 3 3% ब्याज की दर लिया जाए, 3 3 महीने पर, सॉरी 3 3 महीने पर अगर ब्याज की दर लिया जाए, तो कितनी बार 1 साल में लिया जाएगा, 4 बार लेंगे, कितनी बार में लिया जाएगा, 4 बार में लिया जाएगा। लेकिन ब्याज की दर यहाँ दिया है 16%, ब्याज की दर क्या दिया है, 16%, तो जब 16% 1 साल में ब्याज की दर है, तो 4 बार लिया जाएगा, कितना, मतलब 4 बार, 1 साल में 4 बार लिया जाएगा, तो 16% की ब्याज दर 1 साल में कितनी बार लिया जाएगा, बताइए, 4 1 के 4, 4 4 16, मतलब 4% लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, 4%, मतलब तिमाही में कितना बार लिया जाएगा, प्रति तिमाही की दर कितनी होगी,
4% होगी। कितनी होगी? 4% होगी। समझ में आ गया? नहीं समझ आया? रुके फिर से बता दे रहे हैं हम। चलिए देखिए, इधर देखिए, जो कोई धन जैसे 16% है, मतलब एक साल में वो जो धन है, एक साल में, एक साल में 16% धन है, वो त्रैमासिक दे रहा है। त्रैमासिक दे रहा है मतलब एक साल में जो दे रहा है वो दर त्रैमासिक दे रहा है। मतलब 3 महीने, मतलब 3 महीने, 3 महीने पर एक बार दर, फिर 3 महीने पर एक बार दर, मतलब 3 3 महीने पे दे रहा है। 3 3 महीने पे जब देगा तो 12 महीने में कितना देगा? 12 12 महीने में कितना देगा? 12 महीने में देगा तीन एक, जब 3 3 बार पे देगा तो 12 महीने में 3 1 के 3, मतलब 4 बार। कितनी बार देगा? वो 4 बार देगा। लेकिन जो ब्याज की दर है वो 16% है और एक साल की है, मतलब 16% है, एक साल की है। तो जब 4 बार हम ब्याज की दर लेंगे तो 16%, 16% का मतलब 4 से भाग दे दीजिए। 4 बार जब हम लेंगे तो जो त्रैमासिक होगा, जो त्रैमासिक, त्रैमासिक, जो त्रैमासिक दर होगा कितना होगा? 4% होगा। जो त्रैमासिक दर होगा वो कितना होगा? 4% होगा। कितना होगा? 4% होगा। चलिए आज तक, आज बस यहीं तक। बस फिर मिलेंगे। अभी कुछ और प्रश्न हैं, उसको कल और सॉल्व कराएंगे। उसके बाद फिर दूसरी अतलगोत्री, मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर सीरीज, जैसे जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है गणित का, उसको अतलगोत्री को लेकर फिर आपके साथ वापस आएंगे। उसके बाद थर्ड वाला लेके आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।